नमस्कार साथियों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि मौसम के जितने भी अवयव थे सारे के सारे अवयव अपन ने अच्छे तरीके से समझ लिए थे। आज अपन बात करते हैं जो भी मौसम के कंपोनेंट्स थे वो अनुकूल दशाएं अपन ने उसमें देख ली थी अवयव में। अब बात करते हैं जो भी मौसम की जो अवयव है उनका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि मौसम की जो कुछ दशाएं होती है जिनका क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे अपनी लू हो गई, पाला हो गया, ओलावृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, तो इनसे किस प्रकार से बचा जा सके और इनका निवारण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं मौसम की प्रतिकूल दशाओं की। तो प्रतिकूल दशाओं में सबसे पहले अपन बात करते हैं पाला। पाले को दोस्तों अन्य किन नामों से जाना जा सकता है? तुषार या फ्रॉस्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। किस नाम से? या तो अपन इसको तुषार कह सकते हैं या इंग्लिश में बात करें तो फ्रॉस्ट कहा जा सकता है। ओके, फ्रॉस्ट कह सकते हैं। फ्रॉस्ट के बाद अगर बात करें अपन पाला होता क्या है दोस्तों, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि फ्रॉस्ट क्या होता है। जब वायुमंडल में तापमान काफी हद तक कम हो जाता है, वायुमंडल में जब तापमान काफी हद तक कम हो जाता है, तापमान कम होने के कारण क्या होगा, वायुदाब बढ़ेगा। वायुदाब बढ़ेगा तो जितनी भी वायुमंडल में जो जलवाष्प थी वो कहाँ आ जाएगी, धरातल के समीप वाले क्षेत्र में आ जाएगी। और धरातल के समीप वाले क्षेत्र में आने के कारण क्या होगा, तापमान काफी कम है। तापमान काफी कम होने के कारण जो भी उसके संपर्क में, जलवाष्प के संपर्क में जो भी भौतिक सतह आएगी, जैसे मैं कह सकता हूँ धरातल हो गया अपनी भौतिक सतह में, जैसे अपन को कभी देखने को मिलती है सर्दियों के समय में अपन देखें तो मटके के ऊपर अपन को एक सफेद चादर सी दिखाई देती है, या कोई भी भौतिक वस्तु अपन लोहे की वस्तु मान लो तो उस पर अपन को क्या दिखाई देती है, एक सफेद चादर नुमा अपन को बर्फ की परत दिखाई देती है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, पाला, तुषार या फ्रॉस्ट कह सकते हैं। दोस्तों, ये अपन फसल उत्पादन की दृष्टि से अगर इसकी बात करें तो काफी ज्यादा हानिकारक होता है। और किस प्रकार से होता है ये अपन बात करते हैं। देखिए क्या होगा, वायुमंडल में तापमान काफी कम होगा, तापमान कम होगा तो क्या होगा, जो इतना भी जो जल है, ये बात करते हैं अपन कोशिका में। ये मान लो किसी भी पादप की कोशिका है, पादप की कोशिका में ये क्या है, कोशिका द्रव्य, अपन कह सकते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य है तो जैसे ही तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो क्या होगा, ये जीव द्रव्य कोशिकाओं में जम जाएगा, कोशिकाओं में जम जाएगा। कोशिकाओं में जमने के कारण क्या होगा, आपको पता है जब भी कोई द्रव्य ठोस रूप में बदलता है, जब भी कोई द्रव्य ठोस रूप में बदलता है तो आकार बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, आकार बढ़ जाता है। जैसे मैं बात करूं, अगर अपन फ्रिज में क्या करते हैं, बर्फ जमाते हैं, अपन फ्रिज में बर्फ जमाते हैं। बर्फ जमाते तो अपन किसी भी जिस बर्तन में या अपन कहते हैं प्याले में अपन जो पानी भर के रखते हैं, तो अपन देखते हैं कि उसमें प्याले में जब अपन ने पानी भरा था तो वो बराबर उसकी मात्रा के अनुसार भरा था, लेकिन जब उसमें बर्फ जमती है तो अपन बाहर की तरफ धारियां देखने को मिलती है। बात वो धारियां कहाँ से आई, क्योंकि जैसे ही द्रव्य जो जल था वो ठोस रूप में बदला तो उसमें क्या हुआ, आकार में वृद्धि हुई, आकार में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, उसके बाहर जो पानी अतिरिक्त जो जल था वो क्या आ गया, बाहर की तरफ आ गया। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जैसे पाला, पाले से क्या होगा, जो कोशिकाओं में जीव द्रव्य है, कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य वो क्या होगा, जमेगा। जमेगा तो क्या होगा, उसका आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, कोशिका भित्ति पे दबाव पड़ेगा और कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी, फट जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, पौधे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ पाले से क्या, पौधों पे प्रभाव। इससे क्या होगा, इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कि तापमान कम होने के कारण क्या होगा, पौधे की उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाएगी। उपापचय क्रियाएं धीमी होने के कारण क्या होगा, पौधे की वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी तो उत्पादन अपन को प्राप्त नहीं होगा। तो ये तो हुई पाले की बात कि पाले से क्या नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं इससे होने वाले बचाव, कि पाले से अपन बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन इन प्रकार से पाले से बच सकते हैं। सबसे पहले अगर इससे सबसे अच्छी इसकी जो विधि देखें अपन बचाव की, तो सबसे पहले आती है सिंचाई। सिंचाई करके अपन क्या कर सकते हैं, पाले से बचाव कर सकते हैं। सिंचाई के द्वारा अपन कैसे कर सकते हैं पाले से बचाव, सीधी सीख में बात करूं तो अगर आप शाम के समय क्या कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो खेत में, अगर आप शाम के समय सिंचाई कर रहे हो तो वहां क्या होता है, पानी का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होता है। क्योंकि अगर सर्दियों के समय अपन बात करें तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो वो क्या करेगा, उस क्षेत्र का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, पाले का प्रभाव नहीं होगा। यह बात फिर अपन बात करें कि जैसे ही वर्षा अपन जो सिंचाई कर रहे हैं वो जल कहाँ जा रहा है, धरातल में जा रहा है, भूमि में जा रहा है। भूमि जब में जा रहा है तो यहाँ से क्या होगी, उमस निकलेगी।
हुमस निकलेगी। हुमस निकलेगी तो क्या होगा, तापमान का टेम्परेचर, यहाँ का धरातल का टेम्परेचर बढ़ेगा, धरातल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फसलें क्या होगी, पाले से बच जाएगी। ये होता है सिंचाई के द्वारा। दोस्तों सिंचाई करने से आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, पाले से बचा सकते हैं। दूसरी बात करें तो अपन किसका प्रयोग करके बचा सकते हैं, पहला तो हो गया सिंचाई, दूसरा अपन 0.1% H2SO4 का छिड़काव करके भी क्या कर सकते हैं, फसलों को पाले से बचा सकते हैं। अब H2SO4 का छिड़काव करने से फसलों को किस प्रकार बचाया जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पूछ लिया जाए कि H2SO4 का फसलों में छिड़काव करने से क्या हो जाता है। दोस्तों H2SO4 का छिड़काव करने से क्या होगा, श्वसन दर बढ़ेगी। श्वसन दर बढ़ेगी तो आपको पता है जब भी अपने अगर श्वसन दर बढ़ती है तो क्या होता है, शरीर पे पसीना आता है। शरीर पे पसीना आएगा मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पाले से अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से फसल को बचा सकते हैं। अर्थात जो 0.1% अपन H2SO4 का छिड़काव कर रहे हैं ये क्या कर देगा, श्वसन दर को बढ़ा देगा। इसको बढ़ा देगा, श्वसन दर को बढ़ा देगा। श्वसन दर को बढ़ा देगा तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अर्थात अपन कह सकते हैं पौधे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसके पाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या पाले के प्रभाव से उसको बचाया जा सकता है। तीसरी मैं बात करूं तो क्या कर सकते हैं अपन, इसके अतिरिक्त अपन कर सकते हैं खेत के चारों तरफ, खेत के अपन बात करें जो अपनी ये उत्तरी और पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें धुआं करके भी अपन क्या कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं अपन क्या करते हैं कि सॉरी उत्तरी पश्चिम में नहीं, उत्तर पूर्व में, ये अपन नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। अपन क्या करेंगे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या करेंगे, खेत के इस क्षेत्र में धुआं करेंगे, क्योंकि सर्दियों में हमेशा हवा कौन से क्षेत्र से चलती है, उत्तर पूर्व से चलती है। शीतलहर कहां से आती है, उत्तर पूर्व से आती है और ठंडी हवाएं आती है। तो इस क्षेत्र में अपन क्या कर देंगे, धुआं कर देंगे। वायु दाब काफी ज्यादा होने के कारण धुआं कहां रहेगा, नीचे धरातल के नीचे वाले क्षेत्र में रहेगा। नीचे वाले क्षेत्र में रहेगा तो ये एक आवरण बना लेगा, जिसके कारण पाले का प्रभाव नहीं होगा। अगर अपन यही जो धुआं है अगर वो यहाँ करेंगे तो ये धुआं कहाँ चले जाएगा दोस्तों, पड़ोसी के खेत में चले जाएगा और पड़ोसी को धुआं नहीं करना पड़ेगा, अपन को इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जब भी अपन खेत की कॉर्नर पे धुआं करते हैं तो कौन से क्षेत्र में करते हैं, कौन सी दिशा में करते हैं, नॉर्थ और ईस्ट में करते हैं, क्योंकि इधर से ही सर्दियों में आने वाली जो शीतलहर होती है उसके कारण पाले का प्रभाव बढ़ता है, जिसको अपन कम कर सकते हैं किसके द्वारा, धुआं करके। धुआं करके या अपन ऐसे कह सकते हैं जो जलवाष्प की बूंदें होती है वो क्या करेगी, जैसे जैसे रात के समय टेम्परेचर कम होगा, रात के समय टेम्परेचर कम होगा तो एक जो धुआं का आवरण बना हुआ है उसी पे आकर क्या हो जाएगी, वो सारे की सारी जो जलवाष्प जम जाएगी, नीचे धरातल पर नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण फसलों को पाले से नुकसान नहीं होगा। तो तीन अपन उपाय अपना सकते हैं इसके लिए, पाले से बचाने के लिए। पहला सिंचाई करके, दूसरा H2SO4 का छिड़काव करके और तीसरा धुआं करके क्या कर सकते हैं, अपन पाले से फसलों को बचा सकते हैं। अब ये अपन बात करते हैं कि कौन सी फसलों पे अगर अपन बात करें तो किस पे ज्यादा प्रभाव होता है। तो सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो सर्वाधिक अगर प्रभाव की बात करें तो सरसों जो अपनी फसल होती है, सरसों पे पाले पे काफी ज्यादा प्रभाव होता है, ठीक है। और दूसरी अगर सब्जियों में बात करें तो जो सोलेनेसी कुल की फसलें होती है, कौन सी, सोलेनेसी कुल की फसलें, सोलेनेसी कुल की फसलें हो गई, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, इन पे क्या होता है, पाले के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील होती है, अर्थात पाले का इन पे काफी ज्यादा प्रभाव होता है। अपन उसकी अपनी फसलों में बात करें तो सर्वाधिक अगर देखा जाए तो सरसों पे इसका काफी ज्यादा प्रभाव होता है, या पाले के प्रति सरसों की जो फसल होती है काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। तीसरी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अपने जो कुकर बीट्स होते हैं, कुकर बीट्स या अपन कहते हैं जो अपने कद्दू वर्गीय जो फसलें होती है, कद्दू वर्गीय फसलों पे क्या होती है, पाले के प्रति काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, इन पे भी पाले का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ बात करूं मैं अगर उद्यान की या अपन कह सकते हैं फ्लो की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव होता है वो किस पे होता है, पपीता और केले पे, इस पे होता है, पपीता और केले पे इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो भी क्या पाले से बचाने के उपाय और पाले का जिन जिन फसलों पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है उनकी अपन ने बात की। सस्ते में अपन एग्रोनॉमी की अगर फसलों की बात करें तो सरसों पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरी अपन सब्जियों की बात करें तो जो सोलेनेसी कुल की फसलें होती हैं उन पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरा कुसमान अपन कुकरबिट्स जो कुल होता है उस पर भी क्या पड़ता है, इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। या अपन फलों की बात करें तो पपीता और जो केले अपने फल होते हैं उन पे पाले का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पाले से बचाने के लिए अपन ने बताया, अपन सिंचाई करके पाले से बचा सकते हैं।
H2SO4 का छिड़काव करके बचा सकते हैं, या खेत के अपन उत्तर और पूर्व में क्या करके धुआं करके भी किससे बचा सकते हैं, पाले से बचा सकते हैं। दोस्तों ये तो हुआ पाले से बचाव के उपाय। अब बात करते हैं अपन किसकी, लू। और पाले से नुकसान क्या होता है ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि पौधों में जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य जमने के कारण क्या होगा, उसका आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, कोशिका भित्ति फट जाएगी। कोशिका भित्ति फटने से क्या होगा, जो भी पादप है वो नष्ट हो जाएगा। या फिर अपन कह सकते हैं कि पाला पड़ने से क्या होगा, तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो पौधे की उपापचय क्रियाएं क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी, जिसके कारण उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो ये तो हुई अपने पाले से बचाव के उपाय। अब अपन दूसरी बात करते हैं किसकी, लू की। लू क्या होती है दोस्तों, लू अपने लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं होती। लू हमेशा अपने लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। अब लू हानिकारक किस प्रकार से होती है आपको बता देता हूँ, और लू किस क्षेत्र से चलती है। ये अपन ने कल वाली वीडियो में भी बात की थी कि लू कौन से क्षेत्र से चलती है, अपन ने बात की थी। ये वाला जो क्षेत्र है, अरबियन जो क्षेत्र है, या अपन कह सकते हैं कि जो भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र है, या अपन कह सकते हैं कि इधर अपन बात करें तो पाकिस्तान वगैरह से चलने वाली जो हवाएं होती है वो अपने लिए क्या लेकर आती है, लू लेकर आती है। क्या लेकर आती है, अपन ऐसे कह सकते हैं, अगर लू की अपन को डेफिनेशन पूछी जाए तो अपन कह सकते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से अप्रैल मई के माह में चलने वाली जो हवाएं होती है, या गर्म जो चलने वाली हवाएं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, लू कहा जाता है। राजस्थान की मैं बात करूं तो अपने सर्वाधिक जो लू का प्रकोप होता है उत्तर पश्चिम में अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर की तरफ क्या होता है, काफी ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी अपना कभी भला नहीं चाह सकता, तो इस तरफ से आने वाली हवाओं से अपन को कभी भी कोई फायदा नहीं होता। इधर से अपन को हमेशा क्या आती है, जो गर्म हवाएं होती है वही आती है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की जो दर होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो अपने लिए क्या होती है, काफी ज्यादा हानिकारक होती है। अब इससे नुकसान देखते हैं क्या क्या होते हैं। पहले बात करें नुकसान की, तो सबसे पहला नुकसान तो क्या होगा, गर्म हवाएं चल रही है तो पेड़ पौधे में जो पादपों में जो फूल पत्तियां होती है वो झड़ जाती है। सबसे पहले तो बात आती है पुष्पन जो क्रिया होने से पूर्व जो पुष्प आते हैं, पुष्प झड़ जाते हैं। दूसरी अपन बात करें क्या, अगर हवाएं काफी ज्यादा तेज चल रही है, हवाएं काफी ज्यादा तेज चल रही है तो फसल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, या फसल टूट जाएगी। तीसरी अपन बात करें तो क्या हो रही है, गर्म हवाएं आ रही है, गर्म हवाएं आएगी तो सतह के संपर्क में आएगी, सतह के संपर्क में आएगी तो वहां पे क्या होगी, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी तो खेत में क्या हो जाएगी, नमी की कमी हो जाएगी। दूसरी अपन बात करें, गर्म हवाएं आ रही है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर भी बढ़ जाएगी, अर्थात उपापचय क्रियाएं भी बढ़ जाएगी। वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाएगी तो क्या होगी, पादपों में जल की कमी हो जाएगी। नुकसान काफी ज्यादा हो रहे हैं। अब इससे बचने के उपाय की बात करें तो कि नुकसान हो रहे हैं तो इससे कैसे बचा जा सकता है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं उपाय। उपाय की मैं बात करूं, अगर अपन किसी क्षेत्र विशेष की बात करें तो अलग करेंगे, और अगर अपन अपने ही खेत की बात करें तो अलग करेंगे। अगर अपन अपने खेत की बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं, वायुरोधी वृक्ष लगा सकते हैं। वायुरोधी वृक्ष लगाकर क्या कर सकते हैं, आने वाली लू से बचा जा सकता है, आने वाली लू से। इससे वायुरोधी वृक्ष लगाने से क्या होगा, पेड़ पौधे में जो फूल झड़ रहे थे वो झड़ना बंद हो जाएंगे, या फसल गिरने से बच जाएगी। ठीक है, वायुरोधी वृक्षों में किसका उपयोग कर सकते हैं अपन, नीम हो गया, करंज हो गया, शीशम हो गया, बबूल हो गया। ऐसे क्या कर देंगे अपन, इस क्षेत्र में क्या लगा देंगे, पट्टी लगा देंगे, अर्थात वायुरोधी वृक्ष लगा देंगे, जिसके कारण क्या होगा, इधर से आने वाले तेज हवाओं का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण अपनी फसल को नुकसान नहीं होगा। दूसरी अपन में बात करूं तो दूसरा अपन कर सकते हैं शेल्टर बेल्ट का प्रयोग। शेल्टर बेल्ट, अब शेल्टर बेल्ट क्या होता है, देखो दोस्तों, शेल्टर बेल्ट अगर अपन खेत में लगाने की कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो पेड़ पौधे, जो पौधे लगाए जाते हैं या पेड़ लगाए जाते हैं, वायुरोधी जो वृक्ष लगाए जाते हैं, उनका आकार क्या काफी ज्यादा होगा, और एक पिरामिड आकार में इनको लगाया जाता है। तो अपन खेत की काफी ज्यादा जगह ये रोक लेते हैं, तो अपन फिर फसल उत्पादन कहाँ पे करेंगे। तो शेल्टर बेल्ट की जो क्रिया होती है वो सामान्यतः अपन बात करें सार्वजनिक भूमि में या गाँव की किसी जो खाली पड़ा क्षेत्र होता है उसमें अपन शेल्टर बेल्ट लगा के पूरे गांव में आने वाली लू से बचा जा सकता है। देखो दोस्तों, अगर अपन बात करें, ये अपना कोई गांव है, ठीक है, ये अपना क्या है, कोई गांव है। गांव में तो क्या होगा, इस क्षेत्र में अगर कोई खाली जगह है, इस क्षेत्र में
कोई खाली जगह पड़ी है तो इसमें अपन क्या कर देंगे, सेल्टर बेल्ट लगा देंगे। अब सेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, सेल्टर बेल्ट में क्या होता है कि दोस्तों इसमें क्या करते हैं, वृक्षों की अलग अलग पट्टियां बनाते हैं, वृक्षों की इस प्रकार से पट्टियां बनाते हैं कि एक पिरामिड रूप बन जाता है। पिरामिड रूप बन जाता है तो क्या होता है कि आने वाली कितनी भी तेज हवाएं हो उनसे अपन क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले तो बड़े वृक्षों की कतार लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उससे छोटे वृक्षों की कतार लगाएंगे, फिर बात करते हैं और छोटे जैसे अपने झाड़ीनुमा वृक्ष हो गए उनकी परत लगाएंगे, वो सॉरी कतार लगाएंगे। इसके बाद में बात करूं तो अपने जो शाखीय पौधे होते हैं उनकी परत लगाते हैं। फिर अपन बात करें तो अपने घास होती है वो बनाते हैं। तो इस प्रकार से एक क्या बनेगा, पिरामिड बनेगा। पिरामिड बनेगा तो पिरामिड से क्या होगा कि इधर से आने वाली जो हवाओं का वेग होगा वो डायरेक्ट अपनी क्या होगी, डायरेक्शन को चेंज कर लेगा और इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें क्या होगी, इस लू से बच जाएगी, लू से बच जाएगी। तो इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। इससे पेड़ पौधे में इनके जो फूल झड़ रहे थे वो झड़ना बंद हो जाएंगे और जो फसल अपनी गिर रही थी गिरने से बच जाएगी। तो शेल्टर बेल्ट हमेशा अपन कह सकते हैं, इससे अपन को देखो नुकसान, दो फायदे किस प्रकार से होंगे। पहले तो अपनी फसल को अपन लू से बचा सकते हैं और दूसरा एक क्या, अपन वन क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। जो सरकार भी अपन को इसके लिए मना नहीं कर सकती क्योंकि सरकार के लिए क्या हो रहा है, वन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। वन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है तो क्या होगा, अच्छी बात है ना, वन क्षेत्र को बढ़ावा मिलना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, शेल्टर बेल्ट लगाएंगे। तो हमेशा अपन सार्वजनिक भूमि होती है या गाँव के समीप जो खाली जगह होती है उसमें अपन शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। शेल्टर बेल्ट में आपको दो चीजें पूछी जाती है। एक तो अपन बात करें पौधे से जो पौधे की दूरी रखी जाती है, P रखी जाती है, वो रखी जाती है 3 से 4 मीटर। अपन कह सकते हैं 3 से 4 मीटर इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है वो रखते हैं 3 से 4 मीटर। दूसरी बात करें कतार से कतार की दूरी, तो कतार से कतार की दूरी इसमें ज्यादा नहीं रखते, 1 से 1.5 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 1 से 1.5 मीटर। अब इन पौधों को कैसे लगाया जाता है आपको पता है। एक पौधा अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो दूसरा पौधा मैं कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, तीसरा पौधा मैं यहाँ पे लगाऊंगा, चौथा पौधा फिर यहाँ पे लगाऊंगा, पांचवा पौधा यहाँ पे, छठवां पौधा यहाँ पे लगाऊंगा। क्योंकि जिगजैग मोशन में लगाएंगे, जिगजैग मोशन में लगाएंगे तो बीच में क्या नहीं होगी, खाली जगह नहीं रह पाएगी और हवाओं का आगमन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा शेल्टर बेल्ट लगाए जाते हैं। वो किस मोशन में लगाए जाते हैं, जिगजैग मोशन में या टेढ़े मेढ़े आकार में लगाए जाते हैं। तो शेल्टर बेल्ट लगा के अपन क्या कर सकते हैं, आने वाली जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आने वाली जो लू चलती है या तेज गर्म हवाएं चलती है उनसे बचाया जा सकता है। अब दूसरी बात करें अपन, फूल झड़ने से बचा लिया, फसल को गिरने से बचा लिया। अब जो वाष्पीकरण की जो क्रिया हो रही थी उससे कैसे बचा जा सके, वाष्पीकरण की दर बढ़ रही है। और दूसरी अपन बात करें वाष्पोत्सर्जन, तो सीधी सी बात है, वाष्पीकरण की क्रिया हमेशा कहां से होती है, धरातल से होगी, अर्थात वहां से होगी, अपने मृदा से होगी, धरातल से होगी। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, धरातल की सतह पे या खेत में जो खाली जगह है, जो फसल अपन लगा रखे हैं, फसलों के मध्य जो खाली जगह है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, मल्च कर सकते हैं या पलवार की क्रिया करके क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण की दर को कम कर सकते हैं। पलवार में अपन क्या करते हैं, जो खाली जगह है उसको ढक देते हैं। अब ढकने के लिए अपन दो प्रकार से काम में ले सकते हैं। एक तो अपन क्या काम में ले सकते हैं, अपने जो घास फूस है उसको काम में ले सकते हैं या फसलों के अवशेष काम में ले सकते हैं। दूसरे अपन प्लास्टिक की भी उसमें क्या कर सकते हैं, मल्च कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरी अपन बात करें तो एक क्या कर सकते हैं, अपन जो ऊपर की 3 से 4 सेंटीमीटर जो मृदा होती है उसको क्या कर सकते हैं, अपन भुरभुरा कर सकते हैं या उसके ऊपर कल्टीवेटर चला के उसको भुरभुरा कर देंगे। तो उससे जो नीचे वाली सतह उसमें एक परत बन जाती है। परत बनने के कारण 3 से 4 सेंटीमीटर ही क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया होगी। उसके नीचे क्या नहीं हो पाएगी, वाष्पीकरण की क्रिया नहीं हो पाएगी, तो नमी बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसकी दर को अपन कैसे कम कर सकते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है सर्वाधिक अपन बात करें तो कहां से होती है, पत्तियों में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियों के द्वारा सर्वाधिक जो जल की हानि होती है वो होती है। ठीक है। तो इसके द्वारा कैसे अपन बच सकते हैं ये अपन बात करते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के अपन रसायन काम में ले सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए अपन विभिन्न प्रकार के रसायन काम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे रसायन हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर सकते हैं। तो 3-4 प्रकार के अपन रसायन काम में ले सकते हैं। जैसे पहले तो आते हैं रंध्रों को बंद करने वाले रसायन। कौन से रसायन आते हैं, पहले रसायन तो आते हैं रंध्रों को बंद करने वाले रसायन। दूसरे आते हैं कौन से, दूसरे आते हैं अपने बात करें
रंध्रों के बंद करने वाले कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं बात करूं वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने वाले रसायन, वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने वाले रसायन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने वाले रसायन, पहले तो आते हैं रंध्रों को बंद करने वाले, रंध्रों को बंद करने वाले, या अपन कह सकते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के रसायन। रंध्रों को बंद करने वाले में से कौन कौन से आते हैं कि जैसे अपन बात कर सकते हैं अपने CO2, दूसरे अपन बात करें PMA, तीसरे अपन बात करें ABA। ये सारे क्या होते हैं? स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के क्या होते हैं? रसायन होते हैं या हार्मोन्स अपन इनको कह सकते हैं, जो क्या करते हैं? रंध्रों को बंद कर देंगे, क्योंकि सर्वाधिक जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है रंध्रों के द्वारा होती है, अर्थात जल की हानि कहां से होती है? रंध्रों से होती है। तो रंध्रों को बंद कर देंगे तो अपनी जल की हानि कम हो जाएगी। जैसे CO2 क्या करेगी? रंध्रों को बंद करेगी। दूसरी अपन बात करें PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट भी क्या करता है? रंध्रों को बंद करने का कार्य करता है। दूसरी में बात करूं ABA, एब्सिसिक एसिड, तो क्या करता है? रंध्रों को बंद करने का कार्य करता है। दूसरी में बात करूं इसके अतिरिक्त, पहले तो हो गए रंध्रों को बंद करने वाले, दूसरी अपन बात करें फिल्म फॉर्मेशन टाइप तथा परत बनाने वाले, परत बनाने वाले। कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उसके ऊपर अपन बात कर सकते हैं कि जो सतह होती है इसकी, जो पत्तियों की सतह होती है उस पर क्या बना लेते हैं? एक प्रकार से परत बना लेते हैं। परत बना लेंगे तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो जल की हानि नहीं होगी। तो परत बनाने वाले रसायनों की मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन। दूसरी में बात करूं चूना। ठीक है, ये क्या करते हैं? पौधे की जो पत्तियां होती है, पत्तियों पे इस प्रकार की परत बना लेते हैं, जो क्या कर देती है? रंध्रों को बंद कर देती है। अर्थात एक परत बन जाएगी तो वहां से क्या नहीं होगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो वहां पे पानी की हानि या जल की हानि नहीं होगी। तीसरे में बात करूं तो परावर्तित, या अपन कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव टाइप, परावर्तित टाइप के या परावर्तन करने वाले, परावर्तित करने वाले रसायन, अर्थात परावर्तित करने वाले रसायन। परावर्तित करने वाले रसायन क्या होंगे दोस्तों? जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है उनको क्या कर देंगे? ऑटो रिफ्लेक्ट करने का कार्य करेंगे। रिफ्लेक्ट करने का कार्य करेंगे तो क्या होगा? वहां पे अपने तापमान नहीं बढ़ेगा, तापमान नहीं बढ़ेगा तो वहां पे क्या नहीं होगी? नमी की कमी नहीं होगी या वाष्पोत्सर्जन की दर नहीं बढ़ेगी। जो कौन कौन से होते हैं? सीधी सी में बात करूं तो सिलिकॉन क्या करता है? परत बनाने का कार्य भी करता है और साथ साथ क्या करता है? आपको पता है ये परावर्तन करने का कार्य भी करता है, अर्थात किरणों को रिफ्लेक्ट करने का कार्य भी करता है। तो लेकिन इसका अगर मेन उदाहरण देखा जाए तो केओलिन जो होता है, केओलिन जो रसायन होता है वो क्या करता है? परावर्तन का कार्य करता है, अर्थात किरणों को रिफ्लेक्ट करने का कार्य करता है। ऐसी परत बनाता है जिससे क्या होगी? किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके साथ साथ अपन सिलिकॉन का उपयोग भी कर सकते हैं, ये भी एक परावर्तन का कार्य करता है। साथ साथ अपन बात करें चूने की, चूना भी क्या करता है? परावर्तन का कार्य करता है, क्योंकि चूना किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है और चूना व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर पे हमेशा किरणों का अपन कह सकते हैं परावर्तित दर क्या होती है? काफी ज्यादा होती है, क्योंकि गहरे रंग पे क्या होती है? वहां पे किरणों का अवशोषण ज्यादा होती है। अपन बात करें हल्की, जो हल्के रंगों की जो सतह होती है वहां पे क्या होती है? किरणों की अवशोषण दर क्या होती है? कम होती है। सोना सफेद कलर का होता है तो वहां पे क्या होगी? अवशोषण दर कम होगी। अवशोषण दर कम होगी तो वहां का तापमान नहीं बढ़ेगा। तापमान नहीं बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन दर भी नहीं बढ़ेगी। केओलिन या सिलिकॉन या मैं कह सकता हूं चूने का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? अपन परावर्तित रसायनों के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण सूर्य से आने वाली किरणों का अवशोषण नहीं होगा। अवशोषण नहीं होगा तो वहां का तापमान नहीं बढ़ेगा। तापमान नहीं बढ़ेगा तो वहां पे नमी की कमी नहीं होगी। ये तो हो गए कि अपन आसानी से पत्तियों के ऊपर इनका छिड़काव करके क्या कर सकते हैं? इनको बचा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं? उनका रूप छोटा कर सकते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं, वर्धिरोधक हार्मोन जिन्हें अपन कह सकते हैं। वर्धिरोधक हार्मोन्स का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं? इनकी साइज छोटी कर देंगे, पत्तियों की साइज छोटी कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा? रंध्रों की संख्या कम हो जाएगी। रंध्रों की संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो भी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर अपन तने के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उस पर क्या कर देंगे? चूने का लेप कर देंगे। चूने का लेप कर देंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरी में बात करूं
ये तो हो गए कि आपने लू से बचने के उपाय। लू से बचने के उपाय अपन ने बता दिए। अगर फसल गिर रही है या पुष्प गिर रहे हैं तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, या तो वायुरोधी पट्टियां लगा देंगे या शेल्टर बेल्ट लगा देंगे, या फिर अगर छोटे वृक्ष है तो उनको टाटियों के द्वारा भी अपन ढक सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो उनमें वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की क्रिया होती है। उसके लिए अपन विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर सकते हैं, और पलवार करके अपन क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण की दर को कम कर सकते हैं। तो ये तो हुआ दूसरा अपना क्या, प्रतिकूल दशाओं से बचने का उपाय, लू से अपन कैसे बच सकते हैं। तीसरी बात आती है शीतलहर। अपन ने इसमें पढ़ा था, पिछले कंपोनेंट्स जो मौसम के अवयव थे उनमें अपन ने पढ़ा था कि शीतलहर क्या होती है। तो शीतलहर कहाँ से चलती है दोस्तों, हमेशा शीतलहर अपन कहते हैं हिमालयन क्षेत्र जो होता है, हिमालयन क्षेत्र से क्या चलती है, इस क्षेत्र की मैं बात करूं, या कह सकते हैं अपन जहाँ शीत प्रदेश होती है। शीत प्रदेश से क्या होती है, अपने सर्दियों के समय ठंडी हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं चलती है जिन्हें क्या कहा जाता है, शीतलहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीतलहर कहा जाता है। शीतलहर से अपन को क्या नुकसान हो सकते हैं, शीतलहर से अपन को सीधा सा नुकसान हो सकता है, तापमान कम होगा। तापमान कम होगा तो क्या होगा, पौधों की उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाएगी। पौधों की उपापचय क्रियाएं धीमी होने के कारण क्या होगा, उत्पादन कम होगा, अर्थात उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरी में बात करो, अगर ये हवाएं तेज चल रही है, ये हवाएं काफी ज्यादा तेज चल रही है, तो उस स्थिति में क्या होंगी, या तो जो अपनी फसल है वो गिर जाएगी, या जो फूल पुष्प है वो झड़ जाएंगे। उस स्थिति में अपन को क्या होता है, शीतलहर से काफी ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, इससे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, या तो वायुरोधी पट्टी लगा सकते हैं या शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। इस कंडीशन में इधर अपन क्या करेंगे, शेल्टर बेल्ट लगाएंगे या वायुरोधी पट्टियां लगाएंगे, या अगर छोटे फल वृक्ष है तो उन पे अपन क्या बांध देंगे, टाटियां बांधकर भी उनका उपाय उनको बचाया जा सकता है। किसके द्वारा, शीतलहर के द्वारा। शीतलहर हमेशा कौन से प्रदेशों से चलती है, अपन बात करें उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों से क्या चलती है, अपनी शीतलहर चलती है। और अगर अपन इधर बात करें तो लू कहां से चलती है, अपने उत्तर और जो पश्चिमी क्षेत्र वहां से लू चलती है। ठीक है दोस्तों, बाकी अपन ने कल बताया था कि जो वेस्ट और साउथ होता है उधर से अपन के अरब सागर है, अरब सागर है तो यहाँ से आने वाली जो हवाएं होगी अपने लिए मानसून लेके आएगी। या बात करें ईस्ट और साउथ की तो इधर से बंगाल की खाड़ी है, इधर से आने वाली हवाएं भी अपने लिए क्या लेके आती है, मानसून लेके आती है। तो शीतलहर से बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वही वायुरोधी पट्टी लगा सकते हैं, ठीक है, या अपन शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं, या अपन जो जूट की अपन कह सकते हैं बोरी बनी होती है उसको क्या कर सकते हैं, जो छोटे फल वृक्ष या छोटे वृक्ष होते हैं उनके बांध के बचा सकते हैं। बाकी अगर कोई फसल बड़ी फसल है तो उसको अपन ये लगाकर ही बचा सकते हैं, वायुरोधी पट्टी लगाकर बचा सकते हैं या शेल्टर बेल्ट लगाकर बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इससे कोई बचाव अपन नहीं कर सकते। दूसरी में बात करूं, शीतलहर के बाद अगर चौथी अगर अपनी प्रतिकूल दशा आती है तो वो आती है ओलावृष्टि। ओलावृष्टि से दोस्तों अपन बात करें तो क्या होगा, फसल पे ओले गिरने से क्या होगा, फसल टूट जाएगी, पुष्प वगैरह झड़ जाएंगे, पुष्प वगैरह झड़ जाएंगे तो फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अपन को उत्पादन नहीं हो पाएगा। ओलावृष्टि की बात करूं तो ओलावृष्टि से अपन को नुकसान क्या होगा, सबसे पहले पुष्प झड़ जाएंगे, दूसरी फसल गिर जाएगी। ठीक है, फसल गिर जाएगी तो इससे अपन अगर बचाव की बात करें, इससे अपन किसी भी प्रकार का कोई बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि ओलों को आप किस प्रकार से रोक सकते हो या इसके लिए क्या कर सकते हो। हाँ, अपन अगर किसी सीमित क्षेत्र की बात करें तो सीमित क्षेत्र में अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपनी कोई नर्सरी वगैरह है तो उस पर अपन तिरपाल वगैरह लगाकर क्या कर सकते हैं, ओलों से बचा जा सकता है। बाकी ओलावृष्टि से अपन किसी प्रकार से नहीं बच सकते। और ओलावृष्टि में क्या होंगे, बर्फ जो अपना वर्षा की बूंदें होती है वो ठोस रूप में धरातल पे गिरती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। तो ओलावृष्टि से अपनी संपूर्ण फसल भी नष्ट हो सकती है अगर उनका आकार बड़ा और उनकी जो तेज गति से वो आ रहे हैं तो वहां पर अपनी कोई फसल ही नष्ट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, अल्पवृष्टि या अनावृष्टि। अल्पवृष्टि या अनावृष्टि की बात करें तो अल्पवृष्टि क्या होती है और अनावृष्टि क्या होती है। अल्पवृष्टि की तो मैं बात करूं, अगर किसी क्षेत्र में औसत वर्षा से कम वर्षा का होना ही क्या कहलाता है, अल्पवृष्टि कहलाता है। या अनावृष्टि किसे कहा जाता है, अनावृष्टि की मैं बात करूं तो अनावृष्टि में क्या होगा दोस्तों कि अगर किसी क्षेत्र में वर्षा का बिल्कुल ही न होना क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है। अर्थात वर्षा का बिल्कुल ही न होना अनावृष्टि, औसत वर्षा से कम वर्षा का होना क्या कहलाता है, अल्पवृष्टि। और फिर बात करें तो औसत वर्षा से अधिक वर्षा का होना क्या कहलाता है, अतिवृष्टि कहलाता है। तो पहले अपन बात करते हैं अल्पवृष्टि क्या होता है और अनावृष्टि क्या होता है।
अल्पवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी तो इसके कारण क्या होगा आपको पता है, पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण की दर काफी ज्यादा बढ़ेगी। काफी ज्यादा बढ़ेगी तो फसलों में क्या हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी और अपना उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो इससे बचाव के उपाय के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो दोस्तों, बचाव अगर अपन अल्पवृष्टि या अनावृष्टि से बचना है तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहले प्री प्लानिंग कर सकते हैं। प्री प्लानिंग में अपन क्या कर सकते हैं, वाटर सेट बना सकते हैं। वाटर सेट बनाकर अपन क्या कर सकते हैं, वर्षा के द्वारा जो जल अपन को प्राप्त होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं या उसको व्यर्थ जाने से बचा सकते हैं। एकत्रित जल अपन को क्या करेगा, इस अनावृष्टि जैसी समस्या, अल्पवृष्टि जैसी समस्याओं से उसके समाधान या निवारण के लिए अपने लिए काफी उपयोगी होता है। कैसे होता है, जैसे अपन ने वाटर सेट बनाया, वाटर सेट में क्या होगा, वर्षा का जो जल होता है वो एकत्रित होगा। एकत्रित होगा तो इसके कारण क्या होगा, जब भी अपने अनावृष्टि या अल्पवृष्टि जैसी समस्या आएगी तो उस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, उस जल का उपयोग करके अनावृष्टि या अल्पवृष्टि जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। अब इसके लिए अपन इसके अतिरिक्त क्या उपाय कर सकते हैं, ऐसी अपन बात करें कि ऐसी अपन सिंचाई की विधियों का या आधुनिक सिंचाई विधियों का उपयोग भी किया जा सकता है जिसके कारण अल्पवृष्टि या अनावृष्टि से बचा जा सकता है। जैसे मैं बात करूं, पहली बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं, वाटर सेट बनाकर, वाटर सेट बनाकर या जल संग्रहण बनाकर क्या कर सकते हैं, इसका बचाव कर सकते हैं, इसके द्वारा इसका निवारण किया जा सकता है। दूसरी, आधुनिक सिंचाई विधियों का उपयोग कर क्या कर सकते हैं, अपन इसका बचाव कर सकते हैं। आधुनिक सिंचाई विधियों का उपयोग, आधुनिक सिंचाई विधियां कौन कौन सी होती है, जैसे ड्रिप विधि की मैं बात करूं, ड्रिप विधि का अगर आप उपयोग करते हो तो उसमें 50 से 70% जल की क्या होती है, बचत होती है। और जो जल आप उपयोग में ले रहे हो वो लगभग 95% जल का क्या होता है, उसमें उपयोग होता है। अन्य विधियों की अपेक्षा उसमें कितने पानी की बचत हो जाती है, 50 से 70% पानी की अपने बचत हो जाती है। दूसरी मैं बात करूं अपने फुहारा विधि, अगर आप काम में ले रहे हो, फुहारा विधि अगर आप काम में ले रहे हो तो उसमें 30 से 50% क्या होती है, अन्य विधियों की अपेक्षा आपके जल की बचत हो जाती है। तो इस प्रकार की विधियों का उपयोग करके आप किसके द्वारा बच सकते हो, अल्पवृष्टि या अनावृष्टि से बचा जा सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि की मैं बात करूं तो अतिवृष्टि से कैसे बचा जा सकता है। अतिवृष्टि क्या होती है, किसी क्षेत्र में औसत वर्षा से अधिक वर्षा का होना क्या होता है, अतिवृष्टि होती है। अब अतिवृष्टि अपने लिए किस प्रकार से नुकसानदायक होगी, अतिवृष्टि अपने निम्न प्रकार से नुकसानदायक होगी दोस्तों। अगर वर्षा की मात्रा काफी ज्यादा है, वर्षा की मात्रा काफी ज्यादा है तो फूल वगैरह झड़ जाएंगे, पुष्प वगैरह झड़ जाएंगे, जिसके कारण क्या नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा। और खेत में पानी भरे रहने के कारण क्या होगा, शोषण की क्रिया नहीं होगी। शोषण की क्रिया नहीं होगी तो फसल क्या हो जाएगी, अपनी पूर्णतः नष्ट हो जाएगी, या उसमें जड़ गलन रोग होने के कारण फसल वैसे भी नष्ट हो जाएगी। तो अतिवृष्टि से बचाव के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अतिवृष्टि से बचाव के लिए अपन क्या कर सकते हैं, खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था कर सकते हैं। खेत में क्या कर देंगे अपन, उचित जल निकास की व्यवस्था कर देंगे, जिसके कारण क्या नहीं होगी, अपनी फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। वैसे तो इससे जल निकास की व्यवस्था करके अपन क्या कर सकते हैं, खेत से अतिरिक्त जल को बाहर निकाल सकते हैं। बाकी अगर वर्षा की काफी भारी मात्रा है उस स्थिति में क्या होगी, अपनी फसल गिरकर ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कम मात्रा में पानी आ रहा है तो उस स्थिति में अपन जल निकास के द्वारा क्या कर सकते हैं, खेत से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मौसम की जो प्रतिकूल दशाएं थी वो अपने पूर्ण होती है। पहले अपन किसकी बात की थी, पाला, पाले से किस प्रकार से अपन बच सकते हैं वो अपन ने सारी बात की। दूसरी बात की अपन ने लू, तीसरी बात की अपन ने शीतलहर, चौथी बात की अपन ने ओलावृष्टि, पांचवी बात की अपन ने अल्पवृष्टि और अनावृष्टि, और छठवीं अपन ने बात की किसकी, अतिवृष्टि। दोस्तों ये क्या होती है, मौसम की जो प्रतिकूल दशाएं होती है ये अपने लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। इससे किस प्रकार से इनसे बचा जा सकता है ये अपन ने वीडियो में कंप्लीट पढ़ लिया। इसके बाद आती है अपनी, आज मौसम कंप्लीट होता है, मौसम के बाद आएगा अपने नेक्स्ट टॉपिक के जलवायु या क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट मैंने बताया था कि वायुमंडल में होने वाली दीर्घकालिक घटनाओं का जो योग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, क्लाइमेट या जलवायु कह सकते हैं। लगभग अपन अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में अगर जलवायु का निर्धारण किया जाता है तो 31 वर्ष की जो मौसमी दशाएं होती है उनके योग से या उनको देखकर फिर क्या किया जा सकता है, जलवायु का पता लगाया जा सकता है। आज होती है अपने मौसम की प्रतिकूल दशाएं कंप्लीट, अर्थात अपने मौसम के अवयव पढ़ लिए, मौसम की प्रतिकूल दशाएं पढ़ ली, इसके साथ साथ अपने वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर भी कंप्लीट कर लिया था। कल आएगा अपना क्या, अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करें तो क्या पढ़ेंगे, जलवायु अर्थात क्लाइमेट किसे कहा जाता है। तो क्लाइमेट की अपन कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। साथ साथ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप में जोश देखने को नहीं मिलेगा तब तक हम भी क्या नहीं होंगे, हमारे अंदर भी एक्टिवेट नहीं आएगा।
कह सकते हैं हमारे अंदर भी जोश नहीं आएगा। जब तक आप में जोश देखने को नहीं मिलेगा तो हमें भी जोश नहीं आएगा, और आप में अगर जोश देखने को मिलता है तो हमें आपसे दुगना जोश देखने को मिलेगा। तो आप एक्टिवेटर का कार्य करते रहिए, हम आपके लिए प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।